हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों एक घोषणा बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसकी वजह से सरकार जो मुफ्त खाद्यान्न गरीबों को बांटती है उसका एक दायरा हमें विस्तारित होता हुआ दिख रहा है। इसको कुछ लोग चुनावी दौर से जोड़ करके भी देख रहे हैं कि आने वाले साल में चुनाव चूंकि होने वाले हैं और इस साल भी कई सारे राज्यों में चुनाव है, इस वजह से यह सरकार का एक अतिरिक्त लोक लुभावन प्रयास है। बहरहाल, इससे हटकर हमें यह देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं पर चर्चा है। आज के डिस्कशन में बहुत सारा आपको डेटा देखने को मिलेगा, जिसको आपको नोट कर लेना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए काम के हो सकते हैं। जब आप कहीं पर लिख रहे हो कोई उत्तर, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। टॉपिक है, क्या है 2023 के लिए सरकार की मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा का अर्थशास्त्र। तो सरकार ने जो घोषणा की है 2023 के लिए कि हम मुफ्त खाद्यान्न को बांटेंगे, वह किस तरह से कारगर होगा। इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, इससे जुड़ती हैं, जिनके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। इन सभी पहलुओं को देखेंगे। न्यूज है, गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री फूड रेन इन 2023, बट व्हाट्स द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स अंडरलाइंग द प्रोमिसेस। इससे जुड़े हुए क्या क्या हो सकते हैं, तो चर्चा क्यों की जा रही है, इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, किस वर्ष लाया गया था, किस तरह से इस विषय को, इस मुद्दे को संबोधित करता है। बढ़ता आर्थिक बोझ जो कि सरकार के ऊपर लंबे समय से हम देख रहे हैं, वह किस तरह से बढ़ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जिक्र है, इसको देखेंगे। ये कब शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था थी, क्या आवश्यकता है इस नई घोषणा की, मुफ्त अनाज का क्या अर्थशास्त्र है, कितना खर्च आने वाला है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है। इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत विषय हम जोड़ लेंगे। पहली बात, बजट घोषणाएं, बजट का व्यय और सरकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय, ये सभी विषय, सभी मुद्दे इसके अंतर्गत जुड़ते हैं। चलिए समझे कि चर्चा क्यों की जा रही है। क्योंकि सरकार ने 24 दिसंबर को एक घोषणा की है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2023 के लिए जो खाद्यान्न है, जो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत देती है, तो यहाँ पर मुफ्त बांटेगी। ठीक, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को यह सुविधा दी जाती है और बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस पर जो खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति की जाती है, ताकि जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये सरकार के एक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत आता है। बहरहाल, इसको लेकर के एक पॉइंट ये भी आता है कि इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सरकार की ऐसी घोषणा एक तरह से उनका बजट जो है बिगाड़ देगी और एक लोक लुभावन भी हो सकती है। तो एक योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। इसको दिसंबर में इसकी समाप्ति हुई है। यह वह योजना है जिसको अप्रैल 2020 में कोविड-19 के चलते शुरू किया गया था, जहां पर जो लोग मुफ्त खाद्यान्न या फिर कम कीमतों में खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, उनको 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण सरकार कर रही थी प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो अभी यह योजना समाप्त हुई है। अब जाकर के सरकार ने एक और घोषणा कर दी है कि हम 2023 के लिए फिर से मुफ्त अनाज देंगे। तो खाद्य सुरक्षा कानून क्या कहता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का है, जो कि 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। इसकी अनुसूची 1 कहती है कि सभी लोगों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। तो जो कीमतें हैं बहुत कम तय की गई हैं और जो कीमतों में बदलाव है वो सरकार कर सकती है एक कार्यकारी आदेश के द्वारा। तो 30 दिसंबर 2022 को सरकार ने ये कहा है अधिसूचना जारी करके कि इस साल जनवरी से यह मुफ्त खाद्यान्न मिलने लगेगा। बहरहाल, इस एक्ट के अंतर्गत एक लंबा दायरा कवर है भारत का, आप उसके बारे में जानना चाहिए। तो भारत में 67% परिवार ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें 50% जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, वो शहरी क्षेत्रों से आते हैं और 75% ग्रामीण। यानी आपको ये दिखाई देगा कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ाव बहुत ज्यादा है, जिनको इस राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। अब ये कैसे मिलता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, और सब्सिडी वाले एक तरह से अनाज का अधिकार उन्हें प्रदान करता है लोगों को। लगभग 81.35 करोड़ लोग इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसके दायरे में, शहरी और ग्रामीण दोनों को ही अगर मिला लें। कितनी कीमतें तय की गई हैं अभी के लिए समझें। जो कीमतें हैं, 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो
पोषक अनाज या मिलेट्स जिन्हें कहते हैं, हमने मिलेट्स पर एक और सेशन किया था इसके पहले, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से ही जो मिलेट्स शब्द निकलता है वो किस तरह से लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, प्लस उसकी कीमत भी बहुत कम है, वो भी हमें जानना चाहिए। अब इसको जब शुरू किया गया था तो शुरुआत में इसको 3 साल के लिए तय किया गया था कि कीमतें ये रखेंगे, और 3 साल पूरे कब हो गए, 5 जुलाई 2016 को। उसके बावजूद अभी तक जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं, बजाय उसके कि बहुत ज़्यादा कीमतों में उतार चढ़ाव पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। उसके बावजूद कीमतें अभी तक यही हैं। तो इनका निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और यहाँ पर एक जो नियम है वो ये कहता है कि जो कीमतें हैं वो गेहूं और मोटे अनाज के लिए जो एमएसपी तय किया गया है उससे अधिक ना हो। इसके अलावा चावल के लिए जो एमएसपी तय किया जा रहा है उससे भी ज्यादा ना हो, जो कीमतें इतनी रखी जाए। लेकिन बहरहाल अभी के लिए कीमत काफी कम रखी गई है ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। तो इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कीमतों में लंबे समय से वृद्धि नहीं हुई है, और कीमतें चूंकि कम है तो इसका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो कौन कौन से घटक हो सकते हैं, जैसे इसके 4 मुख्य घटक माने गए हैं। पहला, अनाज की जो पूर्ण कॉस्ट है, जो उसको एकत्रित करने की लागत है, उसको एक साथ लाने की लागत है, वो आएगी। इसके अलावा जो खरीदने संबंधी खर्च है, ठीक, इसके प्रोक्योरमेंट में जो खर्च है वो आएगा। इसके अलावा इसके एक्विजिशन यानी अधिग्रहण में जो खर्च है वो आएगा, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की लागत आएगी, जो इसको काफी महंगा बना देते हैं। ये प्रमुख लागतें इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो चावल की आर्थिक लागत को अगर हम देखें कि कितनी इसमें बढ़ोतरी हुई है बीते सालों में, और उसके बावजूद कीमतें स्थिर हैं, तो चावल की आर्थिक लागत 2013-14 में जहां 2615.51 रुपए प्रति क्विंटल थी, 2016-17 में 3104 के आसपास आई, और फिर चालू वित्त वर्ष में 3670.04 रुपए है। तो गेहूं का अगर आप देखेंगे तो 2013-14 में 1908.32 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि इस वित्त वर्ष में आ गया है 2588.70। अब सरकार के खाद्य सब्सिडी बिल में कितनी वृद्धि हुई है इसको समझ ले। तो 2021-22 में, हालांकि इसमें गिरावट आई है पिछले साल से, अगर आप देखेंगे 2021-22 में हो गया है 2,86,469.11 करोड़, जो कि 2020-21 में, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि वृद्धि थी काफी ज्यादा, 5,41,330.14 करोड़ रुपए, क्योंकि वो समय था जब कोविड महामारी की वजह से सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। बहरहाल इसमें थोड़ी गिरावट आई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप 2022-23 के लिए देखेंगे तो ये 2,06,831.09 करोड़ रुपए सब्सिडी बिल का ही यहाँ पर वित्तीय बजट दिया गया है कि आपको इतना खर्च सरकार को केवल सब्सिडी के लिए ही करना है। और इस बार जो अभी नई घोषणा की हम बात कर रहे हैं कि इस साल मुफ्त अनाज मिलेगा, उसके तहत जो खर्च एक अनुमानित किया गया है, केवल कैलेंडर ईयर की ही बात कर ले तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का 2023 के अंतर्गत ये खर्च आने वाला है। ठीक, तो इसमें एक शब्द का जिक्र था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसकी शुरुआत भी थोड़ा सा देख लें ताकि अगर इसके बारे में कोई चर्चा हो तो हम जान सके, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चीजों को देख रहे हैं और टाइमलाइन बहुत लंबी है, हम बहुत शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम बीच की एक टाइमलाइन को देख रहे हैं कि ये हुआ था और अब ये प्रस्तावित है, कितना अंतर आएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे पिछले साल 28 सितंबर को PMGKAY के 7वें चरण के रूप में शुरू किया गया था। 28 सितंबर को पिछले साल इसका 7वां चरण शुरू किया गया था, और इसको दिसंबर के अंत तक कोविड-19 राहत उपाय के रूप में शुरू किया गया था, और इसका दिसंबर तक विस्तार कर दिया था, जो अब समाप्त हुआ है। इसके छठे चरण तक लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, और 7वें चरण के अंत में जो इसकी जो लागत थी, जो अभी समाप्त हुई है, वो 3.91 लाख करोड़ रुपए तक हो गई थी। ठीक, तो इसके अंतर्गत केवल इस योजना के तहत जो आवंटन हुआ था वह 1,121 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ था। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि इस साल सरकार ने जितना भंडार किया है उसमें कहीं गिरावट आई है, ऐसे में इस योजना को बंद किया जाना ठीक कदम है, क्योंकि हमारे पास इतना अनाज नहीं होगा देने के लिए सरकार के पास। लेकिन एक बात यह भी है कि फिर एक नया प्रोसेस तो शुरू कर ही दिया है, जहां पर विद्वान सवाल खड़े कर रहे हैं। तो पिछले साल 30 नवंबर तक अगर देखें तो चावल और गेहूं का संयुक्त स्टॉक 305.69 लाख मीट्रिक टन था। 2021 से अगर आप इसकी तुलना करें तो ये काफी कम है। 2021 में कितना था, 591.56 लाख मीट्रिक टन। यानी इस योजना पर जो खर्च है लगभग 15,000 करोड़ रुपए
प्रति महीने के हिसाब से सरकार के ऊपर आ रहा था, तो बंद कर दिया गया है। अब नई योजना शुरू है। एक बात इसका देखें कि क्या इसकी आवश्यकता थी। तो यह जो योजना है ये प्राथमिकता वाले परिवार के एक व्यक्ति को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराती थी। इस 10 किलोग्राम में 5 किलोग्राम इस योजना के तहत है और 5 किलोग्राम फिर जो एक्ट के तहत पहले राशन मिल रहा था वो आता है। दिसंबर 2022 के आवंटन आदेश के बाद हमने देखा कि एनएफएसए के तहत जो प्रति माह वितरण होगा उसके लिए 13.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 31.72 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी। ठीक, इसके अलावा पीएमजीकेवाई के लिए कितनी आवश्यकता पड़ रही थी? 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 33 लाख मीट्रिक टन चावल। ऐसे में जहां सरकार की संसद में बात सरकार ने रखी थी, पीयूष गोयल जी ने संसद में बताया था कि हमारे पास अब खाद्यान्न की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि आवश्यकता अब बढ़ सकती है पुराने वाले के मुकाबले। ठीक है, इसके अलावा इसका अर्थशास्त्र समझे क्या कहता है। यहाँ पर आपको खर्च के बारे में पता चलेगा कि कितना खर्च यहाँ पर बढ़ रहा है सरकार के ऊपर। तो ये जो हालिया निर्णय है ये सरकारी खजाने पर 13,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगा। ऐसे में अगर लोग ये कह रहे हैं कि इससे सरकार जो है चुनावी स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, तो ये एक इसका दूसरा पक्ष है, इसका राजनीतिक पक्ष है। लेकिन इसका एक और सकारात्मक पक्ष अभी हम देखेंगे कि इससे कुछ लोगों को उस योजना के समाप्त होने के बाद राहत मिल सकती है। तो 2023 के लिए कुल जो खाद्य सुरक्षा बिल है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। और इसमें एनएफएसए के जो लाभार्थी हैं, कानून के तहत जो लोग मुफ्त में अनाज प्राप्त करते हैं, उनको कुछ बचत हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया है। क्योंकि इस योजना के तहत जो अतिरिक्त अनाज मिलेगा उसकी वजह से लोगों को अपनी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए अनाज बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक योजना है अंत्योदय अन्न योजना, राज्य सरकारें इसे चला रही हैं। इसके अंतर्गत भी परिवारों के लिए प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की बात कही गई है। तो ऐसे लोग जिसके लाभार्थी हो सकते हैं उनका चयन राज्य सरकार के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 99.75 लाख मीट्रिक टन आवंटन किया गया है। और एक और शब्द आएगा यहाँ पर, पीएचएच योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अब ये क्या है? देखिए, एक राशन कार्ड यहाँ पर बनेगा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। इसमें कुछ लाभार्थी होंगे, ठीक है, जो भी सरकार चयन करेगी, राज्य सरकार। अब जो लोग इससे छूट जाते हैं उनको पीएचएच के अंतर्गत राशन कार्ड दे दिया जाता है। तो वो लोग भी इसमें, जो लोग इसके लायक होंगे, उनको इसका राशन कार्ड मिलता है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे इसके लिए 423.86 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। और वर्ष में लगभग इन लोगों को अतिरिक्त जो बचत होने वाली है 11,142 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत होगी इस सरकार की मुफ्त की घोषणा के बाद। अब ये चूंकि पैसा इतना ज्यादा हमें दिख सकता है, लेकिन ये ओवरऑल सरकार के खर्च के हिसाब से, और लोगों को अगर यह योजना ना चलाई जा रही होती तो सभी का सामूहिक खर्च मिला करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति को इतना लाभ होगा। तो ये इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जो हमें जाननी थी। अब बढ़े सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और योजना दृष्टि की तरफ से आई है, जहां पर आपको डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्स को खरीदने के लिए 50% तक का। ठीक है, तो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक इसकी तारीख रखी गई है। आप चाहें तो इसमें ईएमआई फैसिलिटी भी ले सकते हैं और डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए। अब लिखते हैं एक सवाल। सवाल क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? इसमें आपको इसकी बेसिक बातें बतानी है। सरकार द्वारा 2023 के लिए मुफ्त अनाज वितरण के क्या आर्थिक सरोकार हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसके आर्थिक सरोकार में आपको एक बात ये बता देनी है कि सरकार के ऊपर कितना खर्च आने वाला है, लेकिन इससे लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि बीच में उस योजना का जिक्र है जो कोविड की वजह से बढ़ाई गई थी मुफ्त अनाज वाली, उसका आपको जिक्र ये करना है कि वह योजना बीच में बंद कर दी गई है। ठीक है, तो 250 शब्दों में इसको आप लिखने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से मेंस के लिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।